Hello everyone. So today we are going to study about आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। तो सबसे पहले आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स होता क्या है? देखो, आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट और काइनेमैटिक्स मतलब होता है मोशन। तो जब भी आप कोई मूवमेंट करते हो तो उस टाइम पे आपके जॉइंट सर्फेसिस, ठीक है, पे जो मोशन हो रहा होता है उसे कहते हैं हम आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। इसको हम एक्सेसरी और जॉइंट प्ले मोशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं जॉइंट की मोबिलिटी को और इंटीग्रिटी को। फॉर एग्जांपल, आप देखो, जो बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होंगे वहाँ पे मोशन होगा, ठीक है। बट किसी का मोशन बहुत ज़्यादा होता है और किसी जॉइंट का मोशन बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसे भी जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो आपको अच्छी रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। जो आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वहाँ पे आपको इतना मोशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पे आपका जॉइंट का मोशन होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको मूवमेंट दिखती है। तो उस टाइम पे उस जॉइंट की जो सरफेस पे, क्योंकि जॉइंट कब बनेगा? जब कम से कम दो बोन आपस में मिल रही होंगी तब जॉइंट बनेगा। तो उस टाइम पे जो उस जॉइंट पे मूवमेंट हो रही होगी उसे हम कहते हैं आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, ठीक है। अब उस जॉइंट पे जो मूवमेंट हो रही होगी, अब वो कितने तरीके की हो सकती है? तो वो 3 तरीके की हो सकती है। ग्लाइड, जिसको हम स्लाइड भी कहते हैं, स्पिन या रोल, ठीक है। तो हमने पढ़ा आर्थ्रोकाइनेमैटिक क्या होता है। जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा हाथ तो ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शोल्डर फ्लेक्शन कर रही हूँ तो मेरा हाथ तो ऊपर जा रहा है, शोल्डर मेरा ऊपर जा रहा है। बट उस टाइम मेरे शोल्डर जॉइंट पे क्या मूवमेंट हो रहा है जब मेरा हाथ ऊपर जा रहा है या साइड में जा रहा है या पीछे जा रहा है? दैट इज आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, ठीक है। और मेरे शोल्डर पे उस टाइम क्या मूवमेंट हो रही होगी? या तो ग्लाइड हो रहा होगा, या स्पिन हो रहा होगा, या रोल हो रहा होगा, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला आता है हमारा ग्लाइड या फिर स्लाइड, ठीक है। ग्लाइड या स्लाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कोई हम, जैसे मान लो आपको एक पानी की बाल्टी उठानी है, ठीक है। तो अब बाल्टी में पानी ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको उठा के लाओगे, फिर ऊपर उठा के रखोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। आपने क्या किया? पानी की बाल्टी को ज़मीन पे ऐसे घसीटते हुए लेके चले गए, जिसे कहते हैं घसीटना, कि आपने उठाया नहीं, फ्लोर के कांटेक्ट में आप उसको धक्का मारते हुए आगे ले गए। तो दैट मोशन इज नोन एज ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग, ठीक है। तो इट इज़ अ लीनियर मोशन ऑफ वन सर्फेस स्लाइडिंग ओवर अदर, ठीक है। स्लाइड हो रहा है आराम से, ठीक है। सो इन दिस मोशन, point on a moving joint surface comes in contact with new points on the opposing joint surface। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वही हम वो बाल्टी वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। अब देखो, बाल्टी को जब आप लेके जा रहे हो, ठीक है, धक्का मार रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि कभी बाल्टी का नीचे का सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, कभी साइड का आ रहा है, कभी जहाँ से जो ऊपर खुला वाला पोर्शन है बाल्टी का वो कांटेक्ट में आ रहा है ज़मीन के। ऐसा तो नहीं होता। बाल्टी का जो लोअर वाला सरफेस है वही हमेशा कांटेक्ट में रहता है ज़मीन के, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे लेते जा रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो ज़मीन पे हर बार एक नया पॉइंट चेंज होता जा रहा है। मतलब कि जो आपका एक पॉइंट है वो तो फिक्स है, यानी कि बाल्टी का सिर्फ नीचे वाला जो हिस्सा है वही ज़मीन के कांटेक्ट में आएगा, आप चाहे कितनी ही दूर पे ले जाओ। बट लेके आप ज़मीन पे ही जा रहे हो, बट ज़मीन में हर बार नई ज़मीन आती है, ठीक है। पुरानी ज़मीन पे आप वापस नहीं जा रहे या फिर उसी पे नहीं रहते। तो इस लाइन का वही मतलब है, ठीक है। सेम पॉइंट ऑफ द स्लाइड ग्लाइड ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ न्यू पॉइंट्स ऑन द अपोजिट सर्फेस। यानी कि जो ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग कर रहा है, यानी कि पानी की बाल्टी, उसका सेम पॉइंट रहता है, यानी कि बाल्टी का तला, ठीक है, वो किसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है? ज़मीन पे बार बार नए पॉइंट्स पे, ठीक है, ऑन द दैट इज द सरफेस ऑन विच इट इज स्लाइडिंग। अब ये देखो, इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो, जो बॉक्स को हम स्लाइड कर रहे हैं वो उस पर ब्लैक निशान है, बट जो नीचे का सरफेस है वो चेंज हो गया है, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्लाइड स्ट्रेस अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जॉइंट कैप्सूल एंड पर्टिकुलर लिगामेंट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइड एंड जॉइंट। अब बाल्टी वाला तो बाहर का एग्जाम्पल है, बट ये हमारे शरीर में जब हम जॉइंट पे कर रहे हैं तो क्या करता है? ये कैप्सूल और जो पर्टिकुलर लिगामेंट है उनके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइड। अच्छा, अब दूसरा मोशन आता है बच्चों स्पिन। स्पिन में क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, उसके अराउंड एक बॉडी घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। अब क्या हुआ?
आपने एक पॉइंट पे एक चीज़ को फिक्स कर दिया और वहाँ पे वो घूमती जा रही है, यानी कि उसका भी सेम पॉइंट घूम रहा है और नीचे जो जहाँ से फिक्स है वो भी सेम पॉइंट है। तो इसमें कोई नया पुराना सरफेस या पॉइंट होता ही नहीं है, एक ही पॉइंट है दोनों का। तो एक ही पॉइंट बार बार कॉन्टैक्ट में आ रहा है ऑफ द सर्फेस विच इज स्पिनिंग, सॉरी, ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज स्पिनिंग एंड ऑन द सर्फेस ऑन विच इट इज स्पिनिंग। ठीक है, अब इसका बॉडी में क्या एग्जाम्पल होगा? सुपिनेशन, प्रोनेशन। ठीक है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्पिन। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा क्या आता है आपका? रोल। अब रोल क्या होता है? रोटेटरी मोशन होता है, जैसे कि हम बॉल को फेंक दें ज़मीन के ऊपर, तो डैट इज़ कॉल्ड रोलिंग। अब इसमें देखो, अब बॉल है, ठीक है, बॉल एक स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब हम इसको ज़मीन के ऊपर फेंकेंगे तो अब बॉल को तो नहीं पता ना कि मुझे हमेशा अपना लोअर पार्ट ही नीचे रखना है या अपर पार्ट नीचे रखना है, उसका अपर लोअर कुछ होता नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ सर्कल, है ना। तो उसका हर बार नया पॉइंट ज़मीन पे आएगा और ज़मीन को भी नहीं पता कि भाई कब मेरे ऊपर आके बॉल लग जाएगी, है ना। मतलब समझ रहे हो मेरी बात का मतलब, कि बॉल का भी हर बार नया पॉइंट, नई पॉइंट ज़मीन पे लगता है बार बार, और ज़मीन का भी नया पॉइंट लगता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रोलिंग, यानी कि बॉल का भी नया पॉइंट आ रहा है बार बार और जो सरफेस है उसका भी नया पॉइंट आ रहा है बार बार। तो हमने 3 मोशंस की बात करी। सबसे पहले हमने एक क्विक समरी दे देती हूँ आपको। आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स क्या हुआ? जॉइंट पे जो मोशन हो रहा है, इसको आप ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ऑस्टियो मतलब होता है बोन एंड आर्थ्रो मीन्स जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शोल्डर फ्लेक्शन किया तो जो मेरा ह्यूमरस है यानी कि बोन है वो कहाँ जा रही है? अपवर्ड जा रही है। बट मेरा जो शोल्डर जॉइंट है वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा, या तो वो रोल, ग्लाइड या स्पिन करेगा, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उस हिसाब से उसकी मूवमेंट होगी। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन आर्थ्रो एंड ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स। तो हमने ये 3 पढ़े, रोल, ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग या स्पिन, ठीक है। रोल इज रोटेटरी मोशन, ग्लाइड इज ट्रांसलेटरी, स्पिन इज ऑल्सो रोटेटरी मोशन। तो इन सब पे नया पॉइंट कैसे कैसे आ रहा है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये एक पिक्चर है जो तीनों के बारे में कंपैरिजन करके दिखा रहा है। अब नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट प्ले मोशन। अब ये जो मैंने आपको 3 मोशन बताए ना, ये कभी अकेले नहीं होते, ये कॉम्बिनेशन में होते हैं। और सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन क्या है हमारा? रोल और स्लाइड वाला मोशन, ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ रोल एंड ग्लाइड अलाउज फॉर इंक्रीज ROM। क्यों कॉम्बिनेशन में होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमें ROM इंक्रीज करनी है, ठीक है। हमें अपनी रेंज चाहिए ताकि हम अपने डेली के काम कर सकें, ठीक है। नाउ अब इन जो ये मोशन होते हैं ना आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स वाले, इनकी भी रेंजेस होती हैं, बट इनको हम शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर एक्सटेंशन, नी ROM, हिप ROM के तरीके से गोनियोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हम पेशेंट इनको एक्टिवली परफॉर्म भी नहीं कर सकता, ये अपने आप होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। पेशेंट ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स की जो मूवमेंट है ना बच्चों, उनको खुद से करेगा, हाथ ऊपर करो, हाथ साइड में करो, हाथ साइड में लेके आओ, बाहर की तरफ लेके आओ, ये वो खुद करेगा। बट उस टाइम पे उसका जो आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स होगा वो इनवॉलेंट्री होगा, और वो होगा तो ही ये मूवमेंट होगी, ठीक है। सो ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स डिपेंड ऑन आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, ठीक है। तो ये पेशेंट एक्टिवली तो नहीं कर सकता खुद, तो थेरेपिस्ट इनको पैसिवली टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें सबसे मेन जो रूल आता है वो आता है हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल का। अब ये बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, ये रूल कहाँ कब अप्लाई होगा? जब आपकी जॉइंट सरफेस एक कॉनकेव होगी और एक कॉन्वेक्स होगी, ठीक है। बेसिक कहाँ पे अप्लाई होगा ये? जहाँ पे आपका एक जॉइंट का सरफेस कॉनकेव है और एक जॉइंट का सरफेस कॉन्वेक्स है, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। सो वी नो दैट रोल एंड ग्लाइड आर 2 मोशंस विच अकर टुगेदर एट द जॉइंट सरफेस टू प्रोड्यूस एनी मोशन। तो सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? रोल एंड स्लाइड। तो अब देखो, अब हम एक सिचुएशन लेते हैं कि आपका जो कन्वेक्स सरफेस है वो मूव हो रहा है कॉनकेव सरफेस पे, ठीक है। हम सबसे पहले बच्चों एग्जांपल लेते हैं शोल्डर जॉइंट का। देखो ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। अब शोल्डर जॉइंट किसके बीच में बनता है? बिटवीन द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। तो ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। इन दिस केस अगर मान लो मुझे शोल्डर का मूवमेंट करना है तो जो मेरा ह्यूमरस है वही मूव होगा, है ना, क्योंकि स्कैपुला तो फिक्स है थोरैसिक कैविटी से, थोरैक्स से हमारे, वो तो इतना मूवमेंट शो करती नहीं है। मूवमेंट शो करती है, बट जब भी आप ज़्यादा मूवमेंट करोगे तो ज़्यादा मूवमेंट किसका होगा? शोल्डर का होगा ऑब्वियसली। तो यानी कि अब शोल्डर कौन से सर्विस का है?
कन्वेक्स सरफेस का, और ग्लिनोइड कैविटी कैसी है, कॉनकेव सरफेस की। तो अगर मैं इस कॉन्वेक्स हेड ऑफ ह्यूमरस को मूव करूँगी तो क्या होगा, ठीक है। अब मान लो, सपोज करो कि मैं शोल्डर जॉइंट का एबडक्शन कर रही हूँ, ठीक है। एबडक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैं हाथ को बाहर की तरफ ले जाके ऊपर उठा रही हूँ, सामने से नहीं, साइड से मैं ऊपर उठा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब जो मेरी ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमरस माने कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसको बाहर की तरफ को लेके जाना पड़ेगा अपने आप को, तभी तो वो ग्लिनोइड कैविटी पे मूव होगा। देखो इस एग्जांपल में, ठीक है। तो जो मेरा ग्लिनोइड कैविटी है, हाइपोथेटिकली हम मानते हैं कि वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस मूव हो रहा है, ठीक है। तो जब मेरा हाथ ऐसे सोचो कि बाहर की तरफ गया, तो जो मेरी ह्यूमरस है वो तो बाहर गई, ह्यूमरस का जो लोअर एंड है वो तो बाहर की तरफ साइड से ऊपर की तरफ चला गया, बट जो अपर एंड है वो कहाँ गया, वो नीचे की तरफ आएगा, है ना। सॉरी, ये देखो, ये मैंने हाथ को, ये इस पोजीशन में है अभी, ठीक है। मैंने इसको अब यहाँ पे लेके जाना है, ये डायरेक्शन होगी मेरी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के अंदर क्या हुआ, मेरा जो ये वाला हिस्सा है ये तो चला गया ऊपर, ठीक है, इसने तो रोल कर लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। और मेरा ये हेड ऑफ ह्यूमरस है ये कहाँ गया, नीचे की तरफ। ये नीचे जाएगा तभी तो ये ऊपर उठेगा, है ना। अगर ये नीचे नहीं आया तो ये ऊपर नहीं उठ पाएगा, है ना। तो यानी कि आपका जो रोल है, दिस ह्यूमरस का जो रोल है वो हुआ अपवर्ड, बट जो हेड ऑफ ह्यूमरस का ग्लाइड है वो कहाँ हुआ, नीचे, इन्फीरियरली, ठीक है। तो यानी कि जब भी कोई कन्वेक्स सरफेस, यानी कि जब भी कोई कन्वेक्स सरफेस जो कि इस तरीके की होगी, एंड दिस इज अ कॉनकेव सरफेस, ठीक है। तो जब भी ये सरफेस मूव करेगी, ठीक है, ये सरफेस मूव करेगी तो ये रोल और स्लाइड अपोजिट डायरेक्शन में करेगी, ठीक है। तभी इस जॉइंट पे मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, वरना मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। इससे आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये आपका कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। ये आपका ग्लिनोइड कैविटी का सॉकेट है। अब आपकी जो ह्यूमरस है वो इस टाइम यहाँ पे ऐसे लगी हुई है। अब आपने बोला कि मेरे को तो हाथ को साइड में ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब आप इसको ऊपर की तरफ कब लेके जा पाओगे, जब आपका जो ये वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा फिर, और ये नीचे की तरफ रह जाएगा और ये ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जब भी कोई कन्वेक्स सरफेस कॉनकेव सरफेस के ऊपर मूव करती है तो उस टाइम क्या होता है, आपका जो आपका रोल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और जो ग्लाइड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बिकॉज द कॉन्वेक्स सरफेस इज मूविंग ओवर द कॉनकेव सरफेस, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नी जॉइंट का, ठीक है। अब देखो बच्चों, नी जॉइंट या फिर जो लोअर लिम्ब के जॉइंट है ना, उसमें हमें थोड़ा कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल जो होता है वो सोच के लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे वेट बियरिंग जॉइंट है। अभी ऊपर का जो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, उसमें तो हमें पता है कि हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वही मूव करेगा, ठीक है, आपका ग्लिनोइड नहीं मूव करेगा। बट जो आपका नी जॉइंट है, फॉर एग्जांपल लोअर लिम्ब का जॉइंट है और वेट बियरिंग जॉइंट है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो आपका मूवमेंट है नी का वो आप वेट बियरिंग पोजीशन में कर रहे हो या नॉन वेट बियरिंग पोजीशन में कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बोलूँ आपको कि आपको उठक बैठक लगानी है, ठीक है। अब जब आप उठक बैठक वाली पोजीशन में आओगे तो सबसे पहले तो आप स्टैंडिंग में हुए, यानी कि आप वेट बियरिंग हुए, ठीक है। आपका जो एंकल है या फिर जो आपका फुट है, फीट है, वो आपने ज़मीन पे प्लेस किया और आप अपने नीज़ को ऊपर नीचे कर रहे हो, अपने अपर बॉडी को ऊपर नीचे कर रहे हो ओवर योर नीज़। तो यानी कि आपका जो नीचे वाला पैर है, यानी कि टिबिया हो गया, एंकल हो गया, फीट हो गया, ये तो फिक्स हो गए, ये तो मूव कर नहीं रहे। बट जो आपका फीमर है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी एग्जांपल की बात करके आपको समझाती हूँ। देखो, अब जो नी जॉइंट है वो किसके बीच में बन रहा है बच्चों, फीमर है, फीमर के कॉन्डाइल्स है, ठीक है। फीमर के कॉन्डाइल्स कैसे हैं, कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स है, ठीक है। उसके अलावा जो टिबिया है, टिबिया का प्लेट्यू कैसा है, कॉनकेव है,
ठीक है, यानी कि क्या पोजीशन है, जो आपका फीमर है वो कॉन्वेक्स है एंड जो टिबिया के कॉन्डाइल्स हैं वो कैसे हैं, कॉनकेव है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जब कॉन्वेक्स सरफेस मूव होगी कॉनकेव सरफेस पे तो रोल एंड स्लाइड विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नी में हमें क्या ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वेट बियरिंग जॉइंट है तो पेशेंट की पोजीशन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कॉनकेव सरफेस इज मूविंग या कन्वेक्स सरफेस इज मूविंग। कॉनकेव कन्वेक्स रूल को अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी सरफेस मूव कर रही है। ठीक है, अगर कन्वेक्स सरफेस मूव कर रही है देन इट इज़ कन्वेक्स कनकेव रूल, और अगर कनकेव सरफेस मूव कर रही है देन इट इज़ कनकेव कन्वेक्स रूल। जो सरफेस मूव करेगी उसको आप पहले लिखोगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ बात कर रही थी उठक बैठक की। ठीक है, तो आपका जो टिबिया है और जो आपकी फीट है वो तो फिक्स हो गई, यानी कि आपका नी है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो आप नीचे गए फिर आप ऊपर आए। ठीक है, ये देखो इसे समझेंगे, यानी कि आपका क्या हो रहा है, वेट बियरिंग फ्लेक्शन हो रहा है एंड वेट बियरिंग एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों फ्लेक्शन के टाइम पे क्या होगा, देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं। जब पेशेंट का फ्लेक्शन होगा यानी कि आपका जो कन्वेक्स सरफेस है वो मूव हो रहा है कॉनकेव सरफेस के ऊपर, टिबिया के ऊपर। ठीक है, तो फ्लेक्शन के टाइम पे हमारा फीमर किस तरफ जाता है, ये तो आपको दिखेगा ही, आपका फीमर जो है वो पोस्टीरियरली जाता है। ठीक है, देखो मैं आपको खाली सरफेस पे दिखाती हूँ करके। ये देखो, अगर हम फ्लेक्शन की बात करें, ठीक है, यानी कि फ्लेक्शन में आपका जो पैर है, आप नॉर्मल ऐसे खड़े थे वेट बियरिंग में। ठीक है, ये आपकी अलाइनमेंट थी, ये आपका फीमर है। ठीक है, ये आपकी टिबिया है। ठीक है, हम लेटरल व्यू से देख रहे हैं साइड से। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये आप नॉर्मल ऐसे खड़े हो। ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव टिबिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने किया फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन के टाइम पे आप वेट बेयरिंग पोजीशन में हो, स्टैंडिंग में हो और आप वेट बेयरिंग फ्लेक्शन कर रहे हो, तो फ्लेक्शन के टाइम पे आपका जो ये शाफ्ट है ये कहाँ जाएगा, पीछे, है ना, यानी कि इस तरफ आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको पीछे ले जाने के लिए ये जो हिस्सा है इसको कहाँ मूव करना पड़ेगा, आगे की तरफ को, है ना। तो यानी कि ये इस तरफ स्लाइड हुआ तभी ये इस तरफ रोल हो पाया और आपका फ्लेक्शन हो पाया। ठीक है, मेरी बात समझ आई बच्चों। रुको मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। अब आपको देखो, पहले इसका ये नॉर्मल फिमोरल कॉन्डाइल था, ये वाला। ठीक है, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ हाईलाइट होता हुआ। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका टिबियल प्लेट्यू है। ठीक है, अब जब आपने, हम लेटरल व्यू से ही देख रहे हैं, जब आपने फ्लेक्शन किया तो फ्लेक्शन के टाइम पे ये जो आपका शाफ्ट है फीमर का ये पीछे की तरफ जाएगा, करके देखो आप। ठीक है, ये ऐसे फ्लोर के पैरेलल आ जाएगा, यानी कि ये रोल हुआ पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ गया। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आगे आना पड़ेगा तभी, है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये आएगा आगे तभी ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ जा पाएगा। यानी कि देखो वही रूल अप्लाई हो रहा है, जब कन्वेक्स सरफेस मूव हो रही है कॉनकेव पे तो रोल अपोजिट डायरेक्शन में है और स्लाइड अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। सेम जब हम एक्सटेंशन में वापस आ रहे हैं तो इसका अपोजिट हो रहा है, यानी कि आपका जो फीमर था पहले वो ऐसे था लंबा, ठीक है, इस पोजीशन में था। ठीक है, फ्लेक्शन वाली पोजीशन में, जब हम एक्सटेंशन में आने को हुए तो वो क्या हुआ, इस पोजीशन में आया। ठीक है, तो स्लाइड का हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, रोल हुआ एंटीरियरली और स्लाइड हुआ पोस्टीरियरली, फ्लेक्शन का अपोजिट। ठीक है बच्चों, अब आई होप आपको ये कनकेव कॉन्वेक्स रूल लोअर लिम्ब का भी समझ आया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू और आपको कैसे देखना है। ठीक है, तो दिस इज द इमेज। ठीक है, अब बच्चों दूसरी बात करते हैं हम, जब एक कॉनकेव सरफेस मूव करेगी ओवर कन्वेक्स सरफेस, तो दिस इज तो वेरी इजी, चाहे दुनिया का आपका कोई भी जॉइंट हो। ठीक है, जब भी एक कॉनकेव सरफेस मूव करेगा कन्वेक्स सरफेस पे तो रोल और स्लाइड सेम डायरेक्शन में होंगे, आंख बंद करके। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम नी जॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, नी जॉइंट का हमने क्या एग्जाम्पल लिया कि अब आप लेटे हुए हो,
ठीक है, मतलब लेटे हुए हो आप या फिर आप सिंपल बैठे हुए हो, ठीक है, पैर लटका के अपने। अब आपने क्या किया, आपने बोला कि अब मैं अपने पैर सीधे करूँगा। मान लो हम एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को, डायनामिक क्वाड्स कैसे कराते हैं, हम पेशेंट को हाई सीटिंग पे बैठा देते हैं और उसको बोलते हैं कि आपका फीमर मूव नहीं होना चाहिए, थाई को स्टेबलाइज करते हैं और फिर पेशेंट अपना लोअर लेग जो होता है वो आगे की तरफ को मूव करता है ना, ऐसे ही कराते हैं हम डायनामिक क्वाड्स। उसमें क्या हो रहा है कि मेरा जो फीमर है वो तो मूव नहीं कर रहा, क्या चीज़ मूव कर रही है, टिबिया एंड फुट। अब यानी कि टिबिया मेरा क्या है, कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव इज मूविंग ओवर कॉन्वेक्स, ठीक है। देखो मैं आपको उससे दिखाती हूँ, ये देखो, ये मेरा फिमोरल कॉन्डाइल है, ये कॉनकेव है ये, ठीक है। ये मेरा टिबिया का, सॉरी दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव टिबिया का, ठीक है। अब ये टिबिया इस टाइम यहाँ पे ऐसी पोजीशन पे है, ठीक है। अब मुझे टिबिया को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो अब जब ये मूव होगा तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये भी इसके साथ ही यहाँ मूव होगा, तो ये हिस्सा भी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये सारा साथ में मूव हो रहा है, तभी ये भी यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि आपका रोल और ग्लाइड सेम पोजीशन में होगा जब भी आप कॉनकेव सरफेस को मूव करोगे ओवर योर कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। यूजुअली ये ओपन चेन फ्लेक्शन एक्सटेंशन में होगा, यानी कि जब हम डायनामिक क्वाड्स करा रहे हैं, ठीक है, वेट बेयरिंग नहीं है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या याद रखने हैं, जब भी एक कॉन्वेक्स सरफेस मूव करेगी ओवर कॉनकेव सरफेस, यानी कि शोल्डर वाला एग्जांपल याद रखो, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो रोल एंड स्लाइड विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द रोल जनरली इज इन द सेम डायरेक्शन एज द मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द बोन। अब रोल और स्लाइड अलग अलग डायरेक्शन में पता चल गया, बट अब रोल कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है और स्लाइड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये कैसे पता चला है, पता लगे, ठीक है। तो जो मूवमेंट आपकी शाफ्ट की हो रही है, फॉर एग्जांपल आप अगर शोल्डर का फ्लेक्शन कर रहे हो या फिर शोल्डर का, फॉर एग्जांपल आप शोल्डर का एबडक्शन कर रहे हो, तो आपकी जो रोल है वो कहाँ हुआ, रोल हुआ आपका एंटीरियरली, ठीक है। स्लाइड कहाँ होगा, इन्फीरियरली, ठीक है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, रोल आपका हुआ सुपीरियरली और स्लाइड कहाँ हुआ आपका इन्फीरियरली एबडक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जब एक कॉनकेव सरफेस मूव कर रही है कॉन्वेक्स पे, तो कोई झंझट ही नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो, इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को, ठीक है। ये इमेज भी वही चीज़ दिखा रही है, व्हेन कॉनकेव इज मूविंग इन द फर्स्ट डायग्राम एंड व्हेन कॉन्वेक्स इज मूविंग इन द सेकेंड डायग्राम, ठीक है। ये भी कन्वेक्स कॉनकेव रूल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कन्वेक्स सरफेस मूव कर रही है ओवर द कॉनकेव सरफेस, ठीक है। तो रोल एंड ग्लाइड आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन, और रोल देखो किस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में आपकी शाफ्ट मूव हो रही है, और स्लाइड अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि जिस तरफ आपकी शाफ्ट जा रही है उसकी अपोजिट तरफ स्लाइड हो रहा है। कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल में क्यों क्या है कि आपका रोल, स्लाइड और जो आपकी शाफ्ट ऑफ बोन है वो तीनों ही एक ही तरफ को जा रहे हैं। अब क्योंकि कॉनकेव सरफेस मूव कर रही है, कन्वेक्स सरफेस इज फिक्स्ड, तो हमारा दिस इज कॉनकेव कन्वेक्स रूल। अब ये जानना कि इतना जॉइंट पे क्या हो रहा है मूवमेंट का, ये क्यों ज़रूरी है, इतना हमें क्यों दिमाग लगाना, बिकॉज इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मोबिलाइजिंग फोर्स, ठीक है, टू इंक्रीज अ सर्टेन जॉइंट मोशन। अब आपको कब जो काम आएगा, जब आप मोबिलाइजेशन करते हो पेशेंट का, ठीक है। जब अगर आपने मोबिलाइजेशन पढ़ी होगी, तो मोबिलाइजेशन हमारी दो तरीके की फॉलो होती है मेन, एक तो केल्टनबर्ग एंड इन द सेकेंड इज द मेटलैंड, ठीक है। तो इनके अलग अलग ग्रेड्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे शोल्डर का एबडक्शन की रेंज इंक्रीज करनी है, मान लो एबडक्शन की रेंज इज नॉर्मल 0 to 180 डिग्रीज, ठीक है। बट अगर पेशेंट का हाथ सिर्फ 120 डिग्रीज तक जा पा रहा, उसके ऊपर वो उठा ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो मैंने पूरा पेशेंट का असेसमेंट वगैरह किया और मैंने ये एनालाइज किया, ये मैंने निकाला कि इसका जो आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। पूरा मैंने उसका सब कुछ करके देख लिया, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने मोबिलाइजेशन फोर्स दी इन दी इन्फीरियर डायरेक्शन। अब वो आपको मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी कि बताऊंगी मोबिलाइजेशन के क्या टेक्निक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं उसकी एबडक्शन की आरओएम जो है वो इंक्रीज़ कर सकती हूँ। तो इसलिए हमें आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स जानना एज अ थेरेपिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है।
और आपको जो भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।